स्टूडेंट्स, आज हम ना आई स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट वाइब्रेशनल मोड्स नंबर इन आई स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि किसी भी एटम की अपने एक्सेस के पॉसिबल एक्सेस के अराउंड मूवमेंट को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। कोई भी एटम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 3 हो सकती है अगर सिंगल एटम अगर वो अपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जी एक्सेस के अलोंग मूव कर सके। अगर एक एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, n है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैसे हो जाएगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएगी। एक एटम की 3 है तो n एटम्स की कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n होगी। अगर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स हों जैसे CO2 है, CS2 है, BeCl2 है, ये सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ना इन लीनियर मॉलिक्यूल्स के पास ये होता है कि ये इनकी 3 ट्रांसलेशनल मोशन होती हैं। और ये इसमें जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें रोटेशनल मोशंस 2 टाइप्स की होती हैं। तो इसमें जो वाइब्रेशन मोड्स कैलकुलेट करने का वो फार्मूला होगा वो होगा 3n-5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशंस हम माइनस कर देंगे। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे 3n-5। सिमिलरली नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो होती हैं वो ट्रांसलेशन मोशन 3 होती हैं, जबकि रोटेशनल मोशन क्या होती हैं वो 3 होती हैं। तो इसका जो वाइब्रेशन मोड्स कैलकुलेट करने का वो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है 3n-6 हो जाता है। ये चंद एग्जांपल्स हमने लिखी हुई यहाँ पर। H2O वाटर है, CaCl Cl3, C2H5OH एथेनॉल है, ये C6H6 ये बेंजीन है। इनकी ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वाइब्रेशनल मोड्स डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने के फार्मूला 3n-6 है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेन रीजंस इन आई स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया है कि आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मेन रीजंस होते हैं वो 3 होते हैं। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था कि आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन 3 रीजंस होते हैं। एक होता है NIR होता है, इसकी रेंज होती है 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर होती है। और मोस्टली इसमें हम ना ओवरटोन बैंड्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड NIR की रेंज अगर हम पर सेंटीमीटर में लें ये 14,000 से लेके 400 तो 4,000 तक होती है। फिर MIR आ जाता है, इसकी जो रेंज होती है 2.5 से 25 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर पर सेंटीमीटर में देखें तो ये 4,000 से लेके 400 तक होती है। सिमिलरली क्या होती है FIR होती है, फार IR रीजन होता है, इसकी रेंज होती है 25 से 1000 माइक्रोमीटर में। अगर उसमें दूसरे में देखें IR में पर सेंटीमीटर में देखें तो ये 400 से लेके के 10 पर सेंटीमीटर तक होती है। मिड IR के आगे 2 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से 2 रीजन्स होते हैं? एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन्स, सेकंड कौन सा होता है फिंगरप्रिंट रीजन्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें MIR होता है, मिड IR होता है। इसके 2 पार्ट हैं। फंक्शनल ग्रुप रीजन्स की रेंज होती है 4,000 से लेके 1,500 तक होती है, जबकि फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज 1,500 से लेके 4,000 तक होती है। और फंक्शन ग्रुप जो होता है अबव 1,500 होता है, जबकि जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये बिलो 1,500 होता है। जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप रीजन में होती है हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को नोट करते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, जबकि मोस्टली जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं वो फिंगरप्रिंट रीजन में होती हैं। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है वो सिंपल और सिंपल होता है और इसमें मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जबकि जो फिंगरप्रिंट होता है ये यूनिक होता है बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो हर कंपाउंड के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि मोस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप रीजन्स में फॉल करती हैं। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये लेंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स होंगे तो उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस रीजन में फॉल करेंगी, फंक्शनल ग्रुप में रीजन में फॉल करेंगी या फिंगरप्रिंट रीजन में? इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। डिस्कस द स्ट्रेचिंग रीजन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।